हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स का सेट नंबर M027। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका कि 100 और 1000 के बीच ऐसे कितने संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले 100 के जस्ट बाद जो 17 से डिविजिबल होगा वो आपका 102 होगा, और 1000 से पहले क्या होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, 17 से भाग देंगे 1000 को, तो 17 × 5 = 85 हो गया, रिमाइंडिंग 15 0। फिर यहां पर 17 × 8 = 136, रिमाइंडर जो बचेगा उसको आप 1000 में माइनस कर देंगे तो आपको वैसा नंबर मिलेगा जो 1000 के नियरेस्ट में 17 का डिविजिबल होगा। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 986। अब आपको बताना इसके बीच कितने टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म निकालना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, सिंपल इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, n = लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 986, हाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 102 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 17 और प्लस कर देंगे 1। इसको थोड़ा मिटा देते हैं इधर, +1। इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा फिर 8 और ये हो जाएगा 8 डिवाइड 17 + 1। 17 × 5 = 85 और 17 × 2 = 34, यानी 52 और 1 कितना हो गया, 53। तो ऐसे 53 नंबर है ये दोनों के बीच जो कि 17 से कहीं ना कहीं डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9 का पावर 3, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5 से लेकर 9 का पावर 7 तक, और यहाँ फिर नीचे 9 का पावर 1 से लेकर 9 का पावर 5 तक, और इसका पावर में दिया हुआ है आपका 1/2। इसका मान क्या होगा? तो सिंपली आप क्या करेंगे, ऊपर में 9 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 9 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा 9 का पावर 1, 9 का पावर 3, एक एक पावर कम करते जाएंगे, सॉरी 9 का पावर 2, और फिर हो जाएगा 9 का पावर, इसमें आप 2 कम कर देंगे तो 3, कहां तक जाएंगे इस तरह, 9 का पावर 4, 9 का पावर 5 तक जाएंगे। नीचे क्या बचेगा आपका, सेम वही 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, 9 का पावर 3, 9 का पावर 4 और 9 का पावर 5, और इसका पूरा पूरी पावर में 1/2 है। 1/2 मतलब रूट, ये पूरा कट जाएगा आपका, और 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 9, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, बहुत ही सिंपल। पहले इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो 6 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 5 = 12 और ये हो जाएगा 3, तो 4 बार में काटेंगे, आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, सॉरी 24, ये हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च कर देता है। वह विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपया खर्च किया हो, तो बताइए उसका उस इनकम कितना होगा परिवार का। तो आप देखिएगा दान कितना देता है वो 8%, और यही 8% का वैल्यू दिया हुआ है 1200। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1200/8 हो जाएगा। अब यहां पर टोटल इनकम 100 था, तो 100% का निकाल लेंगे, 1200 / 8 × 100। 4 से काट देंगे ये 2 बार में, 4 से कट जाएगा ये 25 बार में, और ये कट जाएगा आपका 600 बार में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा 15,000। 15,000 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। उस परिवार का मंथली इनकम कितना रहा होगा, 15,000। अगला क्वेश्चन, भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए 1520 अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। उसका बताइए टोटल मासिक वेतन कितना होगा। तो आप सिंपल कॉमन सेंस लगाइए कि टोटल खर्चा उसका हुआ कितना। तो परसेंटेज में पहले देखेंगे तो हो जाएगा आपका 20, 10, 30, 40, 50, 60 तो 62%। यदि वो 62% खर्चा कर दिया तो अभी भी वो जो है 38% बचाया होगा। जब 62% खर्चा कर दिया था, इसका मतलब उस टाइम उसके पास कितना रहा होगा, 1520 रहा होगा।
जब 62% खर्चा कर दिया तो उसके पास 1520 उसके पास रहा होगा, और वो भी खर्चा कर दिया था। और यहां पर जब 62% खर्चा किया था तो बचा कितना, 38। यही 38% का वैल्यू जो है आपका 1520 होना चाहिए। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा 40। अब 1% का वैल्यू निकल गया तो उसका मंथली पूछा गया है, तो यहां से 100 का वैल्यू निकाल लेंगे 4000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए और लाभ को 3 गुना हो जाता है, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप यहां से हमको पता लगा कि प्रॉफिट जो है 3 टाइम्स हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस को 2 टाइम्स कर दिया गया। ये 3 टाइम्स हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया। कॉस्ट प्राइस जितना का उतना ही है। अब आप क्या करेंगे, इस प्रॉफिट के जगह पर, इस पी के जगह पर क्या रख सकते हैं, तो आप एसपी माइनस सीपी रख सकते हैं। तो 3 इंटू एसपी माइनस सीपी, इधर हो गया 2CP माइनस 2SP माइनस सीपी। अब सीपी को एक तरफ करेंगे, एसपी को एक तरफ करेंगे। यहां पर देखते हैं कि सीपी 3 है और यहां पर 1 है, और दोनों सेम साइन का है, तो डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कर देंगे तो 2CP निकलेगा। यहां एसपी 3 है, यहां एसपी 2 है, तो एक बार माइनस कर देंगे तो एसपी 1 आएगा। तो सीपी और एसपी का फाइनली जो रेशियो निकल के आएगा वो 1 और 2 निकल के आएगा। तो बताइए 1 रुपया का सामान 2 में बेचा, कितना लाभ हुआ, 1, कितना में से 1 में से गुना कर देंगे 100, आंसर आएगा आपका 100%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 2900 रुपया है, 37% छूट देने के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 37% छूट दे दिया तो कितना बेचा होगा, तो ये जो है आपको 63% में बेचा गया होगा। तो 63% का वैल्यू निकाल देंगे आप डायरेक्ट। यूनिट प्लेस देखिए 7 है और 7 एक ही जगह पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1827। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 35,600 रुपया था। दुकान के मालिक ने अंकित मूल्य पर 10% का व्यापारिक छूट का प्रस्ताव दिया, परंतु ग्राहक के और अनुरोध करने पर उसने नगद छूट देकर 3,000 रुपया में मोबाइल फोन को बेच दिया। मतलब ग्राहक ने रिक्वेस्ट किया तो उसको 3,000 रुपया में बेच दिया। व्यापारिक छूट के बाद दी गई नगद छूट प्रतिशत में क्या होगा, 2 अंक तक आपको बताना है वैल्यू। तो देखिए दाम कितना था उस मोबाइल का, 35,600, फिर एक छूट दिया पहले 10%, तो 10% छूट दिया यानी कि 90% में बेचा होगा। तो इसका जब हम लोग 90% निकालेंगे तो बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 0, 54 का 4, 45 और 5 हो गया 50, और 27 और 5 हो गया 32, यानी कि 32,000 पहला छूट में, यदि पहला 10% छूट देता तो 32,040 रुपये में बेचता, लेकिन फाइनली उसको दे कितना रहा है, 30,000 में। इसका मतलब यहां से उसको जो छूट मिला वो 2,040 रुपया का छूट मिल गया। कितना में से मिला, 32,040 रुपया। इंटू कर देंगे 100, इसको आप सॉल्व करिएगा, 0 0 कट जाएगा और सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा फिर आपका 6.37%। बहुत ही सिंपल है। यहां पर आप देख भी सकते हैं ये आपका 6 टाइम्स में लगभग जाएगा, क्योंकि 3 इसको 3,000 मानेंगे, इसको 20,000, तो लगभग 6 टाइम्स में जाएगा, और 6 टाइम्स आपका यही एक ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीआई का है। एक निश्चित राशि को 26% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से सीआई होता है, चक्रवृद्धि होता है। यह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, मतलब ये पूछा गया लगभग कितना वर्षों में दुगना हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 26% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे। 26% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 13/50, और आप ईयर लेके चेक करना होगा,
देखिए इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बड़ा ईयर नहीं देगा आपको, मैक्सिमम 2 से 3 देगा, उससे ज्यादा देगा नहीं। 2 मतलब जितना ईयर लेंगे उतना आपको रेट रेशियो के पावर में लिखना होता है। जैसे आप 50 से 63 रेशियो लिखेंगे, पहला आप लेंगे यदि 2, तो 2 में आपको यदि टाइम लेते हैं 2, हम लोग चेक करेंगे क्या 2 में आपका ये आएगा। तो जब 2 करेंगे तो ये आपका दुगना नहीं आएगा, ये लगभग लगभग इसका स्क्वायर जो आएगा 2500 आएगा, और इसका स्क्वायर लगभग लगभग 4000 करीब आएगा, 3969 इस तरह कुछ होता है इसका स्क्वायर, तो ये दुगना नहीं होगा। लेकिन जब आप 3 साल लेंगे टाइम, 3 साल, और इसका क्यूब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,25,000, और इसका क्यूब करेंगे 63 का क्यूब, तो ये आपका लगभग लगभग इसका दुगना यानी कि 2.5 लाख के करीब आ जाएगा। हम लगभग बोल रहे पूरा नहीं लिख रहे, ये लगभग आपका 2.5 लाख के करीब आ जाएगा। यानी कि 3 साल के समय में जो है ये राशि अपने आप का दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कुछ कांच A और B के बीच का रेशियो 4 और 5 है। यदि B को A से 10 कांच अधिक मिलते हैं, B को A से यहां पर 1 कांच अधिक मिला है और 1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, तो पूछा ये A को कितना कांच मिला, तो A को 4 मिला, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, तो A को 40 कांच मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मित्रों की आयु का अनुपात, 2 फ्रेंड है, मान लेते हैं A और B, जिसका एज का रेशियो दिया हुआ है 7 और 9। फिर लिखा है कि जबकि 10 वर्ष के बाद यह 19 और 23 के रेशियो में हो जाता है, 19 और 23, तो दोनों में 10-10 बढ़ा होगा। फिर क्रॉस मेथड लगाएंगे हम लोग, तो 23 इंटू 7 करेंगे जो कि शायद आपका 161 होगा, और 19 इंटू 9 करेंगे 171 होगा, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर डिफरेंस लेंगे, तो ये 190 230 तो 40 बनेगा, तो 1 का वैल्यू यहां से 4 निकल के आया। तो A और B का पहले प्रेजेंट एज निकालते हैं, तो प्रेजेंट निकालने के लिए यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, और B का कितना हो जाएगा 36। लेकिन क्या हमको प्रेजेंट का वैल्यू पूछा, नहीं, 7 वर्ष के बाद यह कितना रेशियो होगा, तो दोनों में कितना कितना ऐड करना होगा 7-7, यहां भी और यहां भी, तो 7-7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और ये आपका हो जाएगा 7 वर्ष के बाद दोनों के एज का आपको औसत बताना है, रेशियो नहीं बताना है, तो 7-7 जोड़ लीजिए आप, ये 35 हो गया, और ये कितना हो गया, ये आपका 43, और ये दोनों को जोड़ के डिवाइड कितना करना होगा 2, क्यों, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा ये 78 डिवाइड 2 यानी कि 39। ठीक है, इसका आंसर राइट होगा 39। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे उस पर 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो महिला को शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। मैन जो है 20 दिन में, वोमेन 10 दिन में, एलसीएम जो हो जाएगा 20, ये 1 और ये 2 हो जाएगा। दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 3, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे 15, तो बचा कितना 5, ये 5 काम कौन करेगा, तो महिला करेगी। कितना दिन में, तो टाइम ऑफ वुमेन 5 डिवाइड 2 कर देंगे तो 2.5 दिन में पूरा कर लेगी वो। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि रोशनी ने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा की। ए से बी गई 66 के रफ्तार से। फिर आगे लिखा हुआ है कि उसी मार्ग से 93.4 किलोमीटर की चाल से वापस आ गई। तो लिखा हुआ है कि दो तरफा यात्रा में रोशनी की टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहां पर सिंपल एक फॉर्मूला लगा लेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई। तो 2 इंटू 66 इंटू 92.4 बाय 66 प्लस 92.4। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो आएगा वो 77 आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि
एक जलयान नदी की धारा की दिशा में 4 घंटा में 32 किलोमीटर और नदी की धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जलयान और नदी की धारा की चाल ज्ञात करें। तो आप देखेंगे जलयान की चाल यहां पर मान लेते हैं कि b है और वाटर का w है। धारा की दिशा में गया कितना 32 किलोमीटर, 4 घंटा में गया, तो हो जाएगा इसका चाल 8। इसी टाइप से धारा के विपरीत गया 10 किलोमीटर, डिवाइड कर देंगे 5, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2। फिर आप क्या करेंगे, यहां से b निकालेंगे। तो b निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है 10 और डिवाइड कर देना है 2, तो आ जाएगा 5। w निकालने के लिए दोनों को माइनस कर देना है, तो 6 डिवाइड 2, तो आ जाएगा 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 और 3। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही है। लिखा हुआ है एक आदमी अपने साइकिल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया। फिर आगे में लिखा हुआ है कि अगले 12 किलोमीटर को, मतलब आगे फिर से चला है 12 किलोमीटर और उसके लिए जो चाल था उसका, वो चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों कंडीशन पूरे यात्रा में उसका एवरेज स्पीड बताना है लगभग कितना होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 और 12 तो 22। टाइम कितना लगा, इस 10 को चलने के लिए टाइम था इसका 12। इसी टाइप से इस 12 को चलने के लिए टाइम था इसका 10। इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 6, ये हो जाएगा 6 और 5। फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 डिवाइड एलसीएम आ जाएगा 30 होगा और ये 25 प्लस 36। ये 30 ऊपर चला जाएगा, उसको ऊपर लिख देते हैं 30। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 10.8 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आएगा लगभग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और सिंपल यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ x से डिवाइड कर देंगे आप। ये सही x से आप डिवाइड करेंगे, ये आपका वैल्यू देगा 8x प्लस 9 प्लस 8/x इक्वल टू 0। यहां से आप 8 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 9 उधर जाएगा तो -9, 8 को भी उधर ले जाएंगे इस 8 को, तो ये आपका वैल्यू देगा -9/8। ये अब इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। फॉर्मूला होता है k क्यूब माइनस 3k। k क्यूब कहने का ये मतलब है कि -9/8 का क्यूब तो -729 बटा 8 का क्यूब 512। अच्छा -3k लिखेंगे तो 3k में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस 9 या 27 बटा 8। फिर से इसको एलसीएम लेंगे 512 -729 प्लस ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा 1728 हो जाएगा। फिर 1728। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यूनिट प्लेस आपका जो आ रहा है 9 आ रहा है और 512 नीचे हुआ, एक यहां पर है और एक बस यहीं पर है, अरे यहां पर है तो बहुत छोटा वैल्यू है, यही आपका होगा, सी नंबर होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे 9 9 9 और 512, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर 11, तो x का पावर 4, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। x माइनस 1/x इक्वल टू 11, तो पहले आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2, 121 और 2 हो गया 123। फिर यहां से आप x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा तो 123 का स्क्वायर माइनस 2। अब आप क्या करेंगे, ये आपका देखिए कितना है, तो ये 3 का स्क्वायर 9 इसका यूनिट प्लेस बनेगा। इसका यूनिट प्लेस क्या बनेगा 9, और 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 बनेगा। इसका फाइनली क्वेश्चन का आंसर का यूनिट प्लेस क्या बनेगा 7। ये वैल्यू देगा 151 27, ये वैल्यू देगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि किस कोण के लिए डी त्रिभुज एबीसी के अनुरूप त्रिभुज एबीसी है। मतलब आपको एंगल डी का वैल्यू निकालना है और त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज डीईएफ का। तो पहले हम लोग त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी ज्यादा हो। एबीसी और डीईएफ, ये ऑर्डर नहीं होगा, बस हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है AC इक्वल टू 2.5, BC 5 और C का वैल्यू दिया हुआ है 75। ये एबीसी में है। इधर देखते हैं तो DE इक्वल टू 2.5, DF 5। साफ पता लग गया कि D का किसका वैल्यू होगा, तो इसको मान लेते हैं X, जो भी X। यदि दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा तो इक्वल साइड वाला का एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि AB के सामने एंगल C है तो यहां पर यानी कि X के सामने एंगल C है तो यहां X के सामने एंगल D होगा। तो D और C आपस में बराबर होगा, तो D इक्वल टू C इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके जो भुजा की एक लंबाई है वो 24 है और इस पर जो हाइट होगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 96। 24 से काट देंगे 4 बार में तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। इसका हाइट हो जाएगा 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन सभी लोग समझेंगे क्या है ये। लिखा हुआ है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 16.8, डायमीटर जो दिया हुआ है 16.8 है, रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा 8.4 और पाई का वैल्यू 22/7 लेना। ये थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, में बनाना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई यानी कि 22/7 इंटू आर क्यूब 8.4 और डिवाइड 10 कर लेंगे पॉइंट हटा के 84/10 10। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये देगा 2483.712 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन है आसान, इसको आपको कैलकुलेशन कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, आयतन का रेशियो बताना है। तो वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 मान लेते हैं। वॉल्यूम होता है पाई R1 का स्क्वायर बाय H, पाई R2 का स्क्वायर बाय H2। इसको H1 H2 मान लिए। पाई पाई तो कोई रोल यहां पर है नहीं। रेडियस का स्क्वायर करेंगे, इसका 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका हाइट 5 दिया है, इसका हाइट 3 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का रेशियो 20/27 होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। यदि बाय प्रोसेस बनाएं तो sin2 sin थीटा का फॉर्मूला होता है, sin2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं आप sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। नीचे एलसीएम लेंगे तो जाएगा cos थीटा और इंटू sin थीटा, ऊपर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये कट जाएगा आपका, इसका वैल्यू 1 होता है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 2। या फिर आप नॉर्मली कर सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना 45। यदि थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो sin 2 थीटा मतलब sin 90 बन जाएगा। sin 90 का वैल्यू 1 होता है। tan 45 का कितना होता है 1 और cot 45 का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो आपका मन जैसे बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका डीआई का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, बहुत सारे, जैसे ग्राफिक्स का परसेंटेज जावा का दिया है, सी प्रोग्रामिंग का दिया है, नेटवर्किंग दिया है, डीबीएमएस का दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया हुआ है आपका परसेंटेज। इसमें क्या पूछा गया है
नेटवर्किंग और ग्राफिक में विशेषता वाले कुल छात्रों का सी प्रोग्रामिंग में विशेषता वाले छात्रों से क्या अनुपात है। तो पहले हम देखते हैं नेटवर्किंग में कितना है। तो नेटवर्किंग में 19 है। इसके बाद ग्राफिक्स में कितना है। तो ग्राफिक्स में 12 है। इसको आप ऐड कर लेंगे, ये आपका 12 लिखा हुआ है, इस जगह पर शायद आपको पता लग रहा है, पता नहीं, प्लस 12, ठीक है। इसका रेशियो बताना है किसके साथ, तो सी प्रोग्रामिंग के साथ। तो सी प्रोग्रामिंग है कितना, 17। तो सिंपली क्या करना है, इसको जोड़ना है, ये 31 होगा, इस टू कितना होगा, 17 होगा। ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग निकालने कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट रेशियो ले लीजिए आप। आगे लिखा हुआ है कि ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि दशमलव के 2 स्थान तक सही उत्तर देते हुए 2012 से 2013 तक बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो 2012 में है कितना, देखिए यहां पर 36, 2012 में 36 है, 2013 में कितना है, 52। कितना बढ़ गया, तो आप देखते हैं यहां पर 16 बढ़ गया है। कितना में से बढ़ गया है, 36 में से इंटू कर देंगे 100, ये 4 से 4, 4 से 9 बार में कटेगा, तो 400/9 आएगा। और 400/9 मतलब आपको पता होना चाहिए 44.44% होता है। तो ये वैल्यू कितना देगा, 44.44%। अगला देखते हैं। फिर से आपका एक DI का एक ग्राफ दिया हुआ है, एक चार्ट दिया हुआ है, टेबलर चार्ट, और इसे बोला गया कि कंपनी द्वारा उत्पादित सभी प्रकार के स्कूटरों का कुल मूल्य कुल संख्या किन 2 महीनों में समान थी। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, आपको देखना है, आंसर बताना है किसमें समान है, टोटल आपको जोड़ के दिया हुआ है। तो एक तो आपको अप्रैल में दिया हुआ है और एक किसमें दिया है, मई में। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने सामने लिखे हैं, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था वहां पर कुछ एग्जाम में। तो दोनों में समान किसमें, अप्रैल और मई। ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से हम लोग 25 क्वेश्चन का डिस्कशन देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।